फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह वैदिक क्लासेस के साथ आज आप सभी लोगों को मनोविज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न आपके टीटी की परीक्षा, सुपर टेट, सी टेट और यहाँ तक कि जो नेट में आपके बाल विकास या मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आशा करता हूं कि ये यदि आप हमारे साथ में अंत तक बने रहेंगे और रेगुलर हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको किसी भी अन्य वीडियो या किसी भी अन्य पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेहतर ढंग से आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए मित्रों, चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से होता है। तो देखते हैं कि हमारे विश्व में अगर देखें तो सबसे जो प्रारंभिक जो विषय थी जिसको हम लोग बोलते थे दर्शन। दर्शन हमारी सबसे प्राचीनतम विषय है और उस समय दर्शन का जो विषय क्षेत्र हुआ करता था वो विषय क्षेत्र हुआ करता था आत्मा और परमात्मा। यानी हमारे विश्व की सबसे प्राचीनतम विषय दर्शन है और दर्शन का उस समय जो विषय क्षेत्र था वो आत्मा और परमात्मा के अध्ययन के बारे में ही दर्शन बात करता था। लेकिन बाद में यूनान में दर्शन को एक अलग तरीके से अध्ययन करने का पूरा प्रयास किया गया। हम बात करते हैं कि उस समय प्राचीन काल में ही नाम सुना होगा आप लोगों ने अरस्तु का, आपने नाम सुना होगा, इनके शिष्य थे प्लेटो, डेकार्टे और डेकार्टे के साथ साथ में आपने नाम सुना होगा रूडोल्फ गोएकिल का, यानी रूडोल्फ गोएकिल। तो ये दार्शनिक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान से दर्शन से मनोविज्ञान का जन्म दिया और उस समय इन्होंने मनोविज्ञान को भी आत्मा का अध्ययन करने का विषय माना। मित्रों, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि सबसे पहले दर्शन हमारा एक प्राचीन विषय हुआ करता था जो अध्ययन का विषय जिसका था आत्मा और परमात्मा। दर्शन से एक नए विषय का जन्म हुआ और उस नए विषय के जन्मदाता के रूप में हम सबसे पहले मानते हैं किसको? अरस्तु को। तो यदि प्रश्न यहाँ पर आ जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही दर्शन से मनोविज्ञान जैसे विषय को अलग करने का प्रयास किया था प्रारंभिक तौर पर। और इनके जो समर्थक थे, इनके शिष्य प्लेटो, डेकार्टे और रूडोल्फ गोएकिल जैसे मनोवैज्ञानिक भी इनके साथ में थे जिन्होंने इनकी बात का समर्थन किया। और ये उपरोक्त जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं ये सब के सब मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन का विषय मानते थे। परंतु बाद में हमने ये देखा कि जो आत्मा है इस आत्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं होता था। हालांकि आगे चल कर के इसकी आलोचनाएं हुई और मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय क्षेत्र को बदला भी गया। तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमारे टीटी, सुपर टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा वगैरह में कहाँ से प्रश्न ज़्यादा तक बनते हैं। तो सबसे पहले यही है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। या मनोविज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन का विषय क्या हुआ करता था? तो मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करता था। अब हम ये देखते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक थे, यूनान के ही मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैरिट। गैरिट महोदय ने मनोविज्ञान को सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द दिया, साइकोलॉजी नाम से निरूपित किया। साइकोलॉजी शब्द से निरूपित किया। ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, साइकी और लोगोस। जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगोस। अब ये साइकी और लोगोस जो हमारे शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा। अब यहाँ पर कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मनोविज्ञान जो है वो साइकोलॉजी के किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, या जो साइकोलॉजी है वो साइकी और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो साइकी और लोगोस किस भाषा के शब्द हैं? इसमें तमाम सारे ऑप्शन आपके आते हैं, लैटिन भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं या अन्य कोई भाषा के आपके ऑप्शन में होंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि साइकी और लोगोस है ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिनसे मिलकर के साइकोलॉजी बना हुआ है और जिसका
हिंदी रूपांतरण है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी है, गैरिट महोदय ने इसका सबसे पहले नाम दिया, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगोस, जो हिंदी रूपांतरण यानी आत्मा का अध्ययन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान है हमारा, वो प्रारंभिक क्षेत्र में सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करता था। फिर हम देखते हैं कि 1590 में मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक ग्रंथ साइकोलॉजिया, यानी 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ जिसका नाम था साइकोलॉजिया प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक रूडोल्फ गोइकिल थे। तो अब मित्रों यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो मनोविज्ञान है वो सबसे प्राचीन समय में आत्मा का अध्ययन करती थी। आत्मा के अध्ययन के विषय क्षेत्र में कितने प्रश्न हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ साथ में हम इसका भी अध्ययन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान किस विषय क्षेत्र से निकला है। तो मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, और उस समय प्राचीन काल में अरस्तु के शिष्य प्लेटो, डेकार्टे, रूडोल्फ गोइकिल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया और माना कि मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन का विषय हुआ करता है। अभी देखते हैं कि सबसे पहले गैरिट महोदय ने मनोविज्ञान को साइकोलॉजी शब्द दिया। जो साइकोलॉजी शब्द साइकी और लोगास दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रीस भाषा के इन दोनों शब्दों से मिलकर के ही हमने जाना कि मनोविज्ञान जो है सबसे पहले, सबसे प्रारंभिक स्तर पर वो आत्मा का अध्ययन करता था। और इससे संबंधित यदि ये प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सबसे पहला ग्रंथ मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा है, तो 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया नाम का एक ग्रंथ, जिसको रूडोल्फ गोइकिल महोदय ने लिखा था, यह मनोविज्ञान पर आधारित सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आत्मा का अध्ययन का विषय क्षेत्र मनोविज्ञान था, इसका बाद में चल करके तमाम इसकी आलोचनाएं हुई, और आलोचनाएं इस प्रकार हुई, इसलिए हुई क्योंकि आत्मा तो एक जो है अदृश्य चीज़ होती है, जिसका रूप रंग आकार कोई नहीं होता है, इसका अध्ययन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना किया और मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय क्षेत्र को बदल दिया। तो अब चलते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करता था। अब दूसरे नंबर पर आत्मा को त्याग करके मनोविज्ञान किसका अध्ययन किया, तो दूसरे नंबर पर जो है मनोविज्ञान मन का अध्ययन का विषय क्षेत्र माना, मन को अध्ययन का विषय क्षेत्र माना, यानी मन का अध्ययन। तो नंबर 1 मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता था। आत्मा को त्यागने के बाद दूसरे नंबर पर मनोविज्ञान ने किसका अध्ययन किया, मन का अध्ययन किया। अब चलिए मित्रों, मन के अध्ययन के विषय क्षेत्र में कितने जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यही है कि मन का अध्ययन, मनोविज्ञान को मन का अध्ययन सबसे पहले किसने माना, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पेम्पानॉजी। ये पेम्पानॉजी महोदय इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले ये माना कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। ये 1700 ईस्वी के लगभग में, 1700 ईस्वी के लगभग में इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और ये माना कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। इनके जो समर्थक थे वो जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड वगैरह थे। इनके जो समर्थक थे वो कौन थे, जॉन लॉक थे, रिचेरी थे, जॉन लॉक थे और रिचेरी थे, और थॉमस रीड भी इनका समर्थन किया। किसने किया, थॉमस रीड ने। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1700 ईस्वी के आसपास में इटली में जो मनोवैज्ञानिक थे पेम्पानॉजी महोदय, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन ना मान करके मन का अध्ययन माना। तो कभी कभी मित्रों यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये किसने कहा था।
तो यहीं से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये इटली के मनोवैज्ञानिक पैम्पानोजी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये माना कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं करता है, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो पैम्पानोजी महोदय थे, इन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया। इन्होंने ये माना कि जो हमारा मन है, मन का यदि अध्ययन किया जाए तो मानव का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि मानव सबसे पहले कोई भी विचार लाता है वो उसके मन में लाता है, और उन विचारों को जब मूर्त रूप देता है या कार्य क्षेत्र में तब्दील करता है तो विचारों के बाद ही मनुष्य कोई कार्य करने लगता है, और कार्य करने के बाद हम समझ जाते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का है। तो इस प्रकार कई सालों तक जो है मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विषय रहा, लेकिन बाद में मन के अध्ययन की भी आलोचनाएं हुई, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जो स्थिर नहीं रहती, पलक पलक में मन बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मन के अकॉर्डिंग हम किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो उसका सही ढंग से अध्ययन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मन को भी चेंज करके तीसरे नंबर पर, मन को चेंज करने के बाद तीसरे नंबर पर मनोविज्ञान का जो अध्ययन का विषय बना वो बना चेतना। यहाँ भी आपका प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान ने मन को त्याग करके किसको अपने अध्ययन का विषय बनाया? तो मन को त्याग करके अध्ययन का विषय किसे बनाया गया? चेतना को बनाया गया। चेतना को अध्ययन का विषय किससे बनाया गया? किसने बनाया? ये जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान को चेतना का विषय माना, जो जर्मनी के थे, और इनके जो शिष्य थे वो विलियम जेम्स और वाइस महोदय, विलियम वुंट के ही शिष्य थे। इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स महोदय भी मानते थे कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विषय हुआ करती है। अब मित्रों यहाँ पर ये देखते हैं कि ये चेतना क्या है। जो चेतना है ये हमारी जो मानसिक स्थिति होती है। चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना हमारी मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप होती है। क्या होती है? आंतरिक रूप होती है। चेतना हमारी मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप होती है। इसी का अध्ययन यदि किया जाए तो व्यक्ति का बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट महोदय और विलियम जेम्स महोदय, ठीक, आदि इन सभी लोगों का मानना था। तो यहीं पर हम देखते हैं कि जब मनोविज्ञान को चेतना का विषय माना गया तो वहीं पर तमाम सारी प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, और वहीं पर मनोविज्ञान को प्रयोगशाला का विषय भी बनाया गया। और यही चेतना का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से मनोविज्ञान को वैज्ञानिकता की श्रेणी में ला दिया। और हुआ क्या इसमें कि मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया। अब मनोविज्ञान पूर्ण रूप से वैज्ञानिक श्रेणी का विषय बन गया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको पढ़ा जाने लगा। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो विलियम वुंट महोदय थे, इनसे भी तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी टीटी की परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आए, सुपर टेट में भी पूछे गए। और वो ये थे कि यही विलियम वुंट महोदय ने ही सबसे पहले विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इसका निर्माण किया था। कहाँ किया था? यह जर्मनी में किया था। जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है लीपजिंग। लीपजिंग शहर, और ये 1879 ईस्वी में। मित्रों, कई बार ये प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला थी, उसके जो संस्थापक थे वो विलियम वुंट महोदय थे, जिन्होंने जर्मनी के लीपजिंग नामक शहर में 1879 ईस्वी में सबसे पहले जो है इसकी स्थापना की। वहीं पर जो है 1879 के बाद में हम ये देखते हैं कि
1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दे दिया गया। स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान जाना जाने लगा 1879 के बाद 1880 ईस्वी में। अब चेतना का मतलब क्या होता है मित्रों, यहाँ पर हम बताएंगे कि चेतना का जो अध्ययन करने से संपूर्ण मानव का अध्ययन नहीं हो पाता, क्योंकि चेतना केवल आंतरिक अभिव्यक्ति का अध्ययन कराती है, बाह्य व्यवहार का नहीं कराती। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि चेतना हमारी आंतरिक विचारधाराओं का तो अध्ययन कराती है, लेकिन मनुष्य के व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का अध्ययन नहीं कराती है। इसलिए धीरे धीरे इसकी भी आलोचनाएं होने लगीं और कई मनोवैज्ञानिकों ने मानने से इनकार कर दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विषय है। अब यहाँ हम देखते हैं कि चेतना के विषय के बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो चेतना को त्यागने के बाद चौथे नंबर पर जो मनोविज्ञान है वो किसका विषय क्षेत्र हुआ? व्यवहार का, यानी व्यवहार का अध्ययन। चेतना को त्यागने के बाद, चेतना के अध्ययन के बाद मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने लगा। व्यवहार के अध्ययन के प्रणेता यानी सबसे पहले किसने माना कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है? आपने नाम सुना होगा वाटसन महोदय का। इनका पूरा नाम था J.V. वाटसन। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये माना कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है। और इनके जो समर्थक थे वो B.F. स्किनर थे, C.L. हल थे, I.V. पावलोव थे। इनके जो समर्थक थे वो B.F. स्किनर, हल महोदय, पावलोव महोदय, अन्य। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान चौथे नंबर पर व्यवहार का अध्ययन किया गया। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किसने माना? J.B. वाटसन महोदय ने माना, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका समर्थन B.F. स्किनर ने किया, हल महोदय ने किया, पावलोव महोदय ने किया। तो इस प्रकार से B.F. स्किनर, हल और पावलोव भी J.B. वाटसन के साथ साथ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जो यह मानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद की जो नींव थी वो 1912 और 13 में वाटसन महोदय ने डाली थी। व्यवहारवाद की नींव मित्रों कब पड़ी? ये 1912 या 13 ईस्वी में वाटसन महोदय ने डाली थी। इसीलिए वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद यानी व्यवहारवाद की बात अब नहीं करेंगे, यानी व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। यानी अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो व्यवहार है, ये भी कभी कभी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। तो ये जो व्यवहार है, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यहाँ भी एक आपका प्रश्न आ जाता है। तो ये जो सबसे पहले व्यवहार शब्द का जो प्रयोग था वो विलियम मैकडूगल महोदय ने अपनी पुस्तक में किया था। व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो विलियम मैकडूगल ने लिखी थी, इसमें सबसे पहले उन्होंने व्यवहार शब्द का नाम दिया था। व्यवहार शब्द यहाँ पर सबसे पहले लाया गया था। अब हम देखते हैं कि व्यवहार क्या है। तो व्यवहार जो है वो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होती है। हम कोई भी चीज़ अपने अंदर सोचते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम अपने मानसिक स्थिति को, संतुलन को बनाते हैं और फिर उसके बाद अंदर विचार पैदा कर देते हैं। और उन्हीं विचारों को हम जब क्रियात्मक रूप से, बाह्य रूप से प्रकटीकरण करते हैं और उसमें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और समस्त इंद्रियों का सहारा लेकर के हम किसी कार्य को अंजाम दे देते हैं। और उस कार्य को करने का तरीका या ढंग जो होता है, उसी ढंग से हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यवहार है, इस व्यवहार का अध्ययन करने से हम व्यक्ति के बारे में हम बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। तब से हमने ये देखा कि मनोविज्ञान जब से व्यवहार का अध्ययन करने लगी, तब से इसकी कोई आलोचनाएं विशेषतः नहीं हुई। और आज भी वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का ही अध्ययन करता है।
तो चलिए मित्रों, हम फिर से ये देख लेते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान सबसे पहले दर्शन का विषय हुआ करती थी। दर्शन के विषय क्षेत्र के होने के कारण ही मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक अध्ययन का क्षेत्र था वो आत्मा था। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान जब दर्शन से अलग हुई, दर्शन के रूप में नए विषय का जन्म हुआ, तो इसको अरस्तु महोदय ने अलग किया। इसलिए हम मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? अरस्तु महोदय को मानते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं मित्रों कि जो हमारी मनोविज्ञान है वो सबसे प्रारंभिक स्तर पर आत्मा का अध्ययन करती थी। उसके बाद में आत्मा को त्याग करके उसने मन का अध्ययन किया। मन को त्याग करने के बाद चेतना, और चेतना को त्यागने के बाद उसने व्यवहार का अध्ययन किया। तो इस प्रकार इससे संबंधित विलियम वुडवर्थ महोदय की एक डेफिनेशन यहाँ पर आती है, और ये आपकी टीटी की परीक्षाओं में पूछी भी गई है कि मनोविज्ञान प्रारंभिक स्तर पर आत्मा का अध्ययन, और आत्मा को त्यागने के बाद मन का, मन को त्यागने के बाद चेतना, और चेतना को त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान आत्मा व्यवहार का अध्ययन करती है। ये परिभाषा किसने कहा? तो इस प्रकार से ये परिभाषा जो है वो हमारी विलियम वुडवर्थ महोदय की परिभाषा है। तो ये मनोविज्ञान का इतिहास था दोस्तों कि किस तरीके से मनोविज्ञान का अध्ययन विभिन्न रूपों में किया गया, इसके अध्ययन के क्षेत्र क्या क्या रहे, ये आपके समक्ष आपका क्लास चला। अब इसके बाद में आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो जो आपके आएंगे वो मनोविज्ञान के संप्रदाय से रिलेटेड होंगे। मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, उनके जनक क्या हैं, और उन संप्रदाय से संबंधित किस चीज़ का अध्ययन किया गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अन्य वीडियो बनाने के लिए हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे। और आपके समक्ष इस प्रकार के मनोविज्ञान से संबंधित तमाम सारे वीडियो आएंगे, उनको आप क्रम से देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।